नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा पीछी की रचना। देवरानी ने जेठानी को बच्चा खिलाने से किया मना, कहा तुम बांझ हो। मंजू, कल घर का काम करके हम डॉक्टर के पास चलते हैं और तेरा चेकअप करवा लेंगे और कोई दवाई भी लिखवा लेंगे जिससे तेरी सेहत अच्छी हो जाए। सास की बात दिल पर मत लगाया कर। हर बेटे की माँ जल्दी से जल्दी अपने पोते पोती को बड़े होते देखना चाहती है। माँ की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। अगले दिन माँ उसको गयानोकोलॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा और मंजू से कुछ सवाल पूछे। क्या पूछा माँ? मंजू को ये तो पता नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने माँ को बाहर वेट करने को कहा। मंजू का चेकअप और कुछ बातें पूछ उसको कुछ दवाइयाँ लिख दी। अगले दिन रिपोर्ट मिलनी थी। मैं तो वापस कॉलेज पहुंच गई थी। फ़ोन पर मैंने माँ से दीदी की रिपोर्ट पूछी तो माँ ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, पर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है जिसकी मेडिसिन ले आए हैं। अब उसके पति के टेस्ट होने हैं, वो उसे अपने साथ ले आएगी तो एक बाद उसके टेस्ट भी हो जाएंगे। सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मंजू की परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे आखिरी सेमेस्टर के पेपर शुरू हो गए और मैं पढ़ाई में बिजी हो गई तो मेरे दिमाग से उसके पति के बारे में पूछना निकल ही गया। पेपर ख़त्म होने के बाद घर आ गई। जॉब की प्लेसमेंट के साथ घर आकर मंजू दीदी को देखा तो पहले से कुछ ठीक हो गई थी। मंजू दीदी, क्या आया था तुम्हारे उनके की रिपोर्ट में? मैंने छेड़ते हुए कहा। कुछ नहीं आया, सब ठीक है। उसने कुछ उदासी से कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं पीछे पड़ गई। सब ठीक है तो फिर उदास क्यों हो? शादी से पहले तो मुझे सब बताती थी, अब क्या हो गया? मैं उससे थोड़ा नाराज होते हुए तो वो बोली, आप आंटी जी से पूछ लो, सब ठीक है। मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी बातें सुनकर माँ भी मेरे कमरे में आ गई। क्या बातें हो रही है? क्या पूछना है मुझसे? माँ, कुछ खास नहीं। मैं तो मंजू दीदी से पूछ रही थी कि उनके पति की रिपोर्ट में क्या आया था। मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मंजू को काम करने दे। फिर उसे बुटीक से अपने लिए काम भी लेने जाना है। उसे देर हो रही है। मेरी उत्सुकता मुझे बेचैन कर रही थी क्योंकि माँ ने भी बात को टालना चाहा या मंजू के सामने बात नहीं करना चाह रही थी। समझ नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, इसका यकीन मुझे हो चला था। इसीलिए मंजू दीदी के जाते ही मैं माँ के पास पहुँच गई। माँ, अब बताओ न, क्या हुआ? क्या बात है जो दीदी के सामने नहीं कर सकते थे? बेटा, वो मंजू की रिपोर्ट्स तो ठीक आई थी, तुझे पता ही है। और जो इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया, पर उसका पति टेस्ट करवाने बहुत मुश्किल से आया था। मुझे तो डॉक्टर ने मंजू का चेकअप और उससे बात करके पहले ही बता दिया था कि इसके पति को या तो सेक्स नॉलेज नहीं है या वो पिता बनने में असमर्थ है। इसीलिए वो जानबूझकर नेचुरल सेक्स करने के बजाय कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल मंजू पर कर रहा है। मंजू संकोचवश कुछ कहती नहीं होगी या उसे लगता होगा कि ये कुछ अलग और नयापन लाने का तरीका होगा। वजह कुछ भी हो सकती है, पर इसको ये नहीं पता था कि ऐसे सेक्स से वो माँ कभी नहीं बन सकती। वो तो डॉक्टर ने उसे समझाया तो समझी। मंजू के पति रिपोर्ट में डॉक्टर का अनुमान सही निकला। वो बाप नहीं बन सकता। कमी हमारी मंजू में नहीं, उसके पति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ससुराल वालों ने ये छिपाया कि ये उनके बेटे की दूसरी शादी है। पहली बीवी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उससे बच्चे नहीं हुए। इसी बात से मंजू थोड़ी उदास रहती है। पर माँ, ये तो धोखा है। मंजू दीदी को छोड़ देना चाहिए, इस परिवार को। बेटा, बात तुम्हारी ठीक है, पर मंजू के लिए ये आसान नहीं। इसके माँ बाप ही उसका साथ नहीं दे रहे तो किसके पास जाएगी वो? माँ, वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपना ध्यान रख सकती है। मेरी ये बात भी माँ ने नकार दी। बेटा, डिवोर्सी या छोड़ी हुई औरतों को लोग बुरी नज़र से ही देखते हैं। फिर ये तो जहाँ से आती है वहाँ तो दिन के उजाले में भी भेड़िए बैठे हैं।
सिर्फ एक अवसर की ताक में, बस मौका मिले और दबोच ले। माँ, फिर मंजू हमेशा ऐसे ही अपनी फिजिकल नीड्स को अवॉइड करती रहेगी? बेटा, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। इसने अपनी सास को सब बता दिया है तो अब वो इसको परेशान नहीं करती, पर फिर भी सिर्फ यही इस बात का हल नहीं है। देखते हैं कि मंजू खुद क्या डिसाइड करती है। हाँ माँ, ये इसकी लाइफ है, उसी को ही फैसला लेने देना चाहिए। कहने को कह तो दिया, पर बहुत दुखी हो गया मन मंजू दीदी के बारे में सोचकर। मंजू के लिए बुरा तो लग ही रहा था, पर उसकी फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं या अपनी फैमिली कर भी क्या सकते हैं? मंजू दीदी चुप है तो कोई क्या कर सकता है? यही सब सोच रही थी, तब तक मंजू दीदी अपनी सिलाई के लिए काम भी ले आई। मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना था तो मैं भी उधर बिजी हो गई थी। समय तो अपने हिसाब से चलता ही रहता है। मैं जॉब में इतना बिजी हो गई कि मंजू से बात छुट्टी के दिन ही हो पाती। सुदीप भी अपनी पढ़ाई खत्म करके उनके साथ काम करने लगा तो पापा को थोड़ा आराम मिला। सुदीप के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि क्या बीकॉम करके तू अपने पापा का ड्राई फ्रूट्स का लालची बन कर दुकान पर बैठेगा, ये नहीं कि आजकल की तरह एमबीए करके ऑफिस बैठता। ये अच्छा हुआ कि सुदीप पर अपने दोस्तों की राय का असर नहीं हुआ और उसने अपने ही बिजनेस को बढ़ाने का सोचकर समझदारी से भरा कदम उठाया। इधर मंजू के देवर की भी शादी हो गई और उसकी सास और पूरे परिवार का झुकाव उसी की तरफ हो गया। पति भी अनमना रहने लगा था क्योंकि अब सबको उसका सच पता चल गया था, जिसकी वजह से वो मंजू से बात ही करता और कभी कभार हाथ उठा देता। माँ ने उसे बहुत समझाया कि तू उसको छोड़ दे और मेरे पास आ जा। वो कहती, आंटी जी, मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे लोग हैं, वो आप लोगों पर भी उंगली उठा सकते हैं और मेरे चरित्र पर भी। उसकी ये बात सुनकर हम चुप हो जाते। उसकी बिना मर्जी के कदम नहीं उठाया जा सकता था। पुलिस में शिकायत करना भी नहीं चाह रही थी। माँ बाप इसको मंजू की किस्मत मानकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ ही चुके थे। मैंने एक दिन उसको समझाया कि अगर तुम कुछ भी नहीं कहना चाहती तो एक काम कर, अगली बार तुम्हें वो मारने के लिए हाथ उठाए तो उसे रोक देना और कसकर पिटाई कर डालना। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ ये जरूर करूँगी। मंजू का सिलाई का काम अच्छा होता जा रहा था। वो अपने आसपास के कपड़े भी माँ के सामने काटती और उनको सिलती। इससे उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। साथ ही बुटीक का काम भी उसने नहीं छोड़ा। कुछ पैसा भी माँ के कहने पर इकट्ठा करने लगी थी। मंजू की देवरानी को बच्चा होने वाला था तो मंजू उसका खूब ध्यान रखती थी। वो उसके लिए खुश थी। अपना नहीं तो देवरानी का बच्चा तो आएगा, घर में खुशियाँ आएगी। सही समय पर उसके देवरानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिस पर मंजू की खुशी देखते ही बन रही थी। वो हमारा मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर आई थी। उसको खुश देखकर हम भी खुश थे, पर देवरानी को तो उसके पति ने अपने बड़े भाई का सच बताया नहीं था। इसीलिए उसने मंजू को बांझ कहकर अपने बेटे को उठाने या उसका किसी भी काम करने से मना कर दिया। सास और उसका देवर सब जानते हुए भी चुप रहे। अगले ही दिन मंजू हमारे घर आकर बहुत रोई और रोते हुए सारी बात बताई। माँ ने उसे समझाया कि वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है, अपने पति और सास से बात कर ले। माँ की बात सुन फिर उसको एक आश बंध गई। वो बोली कि आज ही जाकर बात करूँगी और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अगले दिन मंजू काम पर नहीं आई। ऐसा बहुत कम होता है, पर माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें मंजू पर गुस्सा आ रहा था, तो मैंने ही ऑफिस से छुट्टी ले ली। वैसे तो हमेशा वो एक दिन पहले या सुबह फ़ोन करके बता देती थी। पिछले 1-2 महीने से ऐसे ही बिना फ़ोन करके छुट्टी कर चुकी थी, तो माँ शायद इसीलिए भी गुस्से में थी। अगले दिन आकर वो बिना बोले न आने का कारण बताती तो माँ शांत हो जाती। आज भी जब मंजू आई तो माँ ने गुस्सा कर ही दिया,
बिना बोले छुट्टी करने के लिए, पर वो चुपचाप काम में लग गई और उसने कोई कारण भी नहीं बताया। मेरी तो शनिवार की छुट्टी थी, तो मैं नाश्ता करके अपने कमरे को ठीक करने लगी। माँ भी अपना काम निपटा कर मेरे रूम में ही आ गई। मंजू दीदी जब मेरे रूम की सफाई करने आई तो उसे चुप देख मैंने पूछ ही लिया, दीदी कल नहीं आई आप? माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए आज माँ ने तुम्हें गुस्सा किया। माँ भी बोली हाँ, अब बता क्यों नहीं आई कल? आंटी जी, मैंने घर पर बात की थी बच्चा गोद लेने की, तो मेरे पति और सास ने मुझे परसों रात बहुत मारा और बोला कि आइंदा नाम भी मत लेना बच्चे को गोद लेने का, पता नहीं किनके पाप होते हैं। मैंने बोला कि मैं बांझ नहीं हूँ, ये बात छोटी को भी पता होनी चाहिए। वो मुझे बच्चे को प्यार भी नहीं करने देती। या तो आप उसको कहो कि वो एक बच्चा हमारे लिए पैदा कर दे, खुद जाकर सो जाओ किसी और के साथ। अगर भैया नामर्द है तो बाहर थोड़े ही किसी को पता है ये बात। मेरी सास और मेरे पति उसके सामने कुछ नहीं बोले, न उसे चुप कराया और वो बकवास करती रही। फिर परसों रात मेरी देवरानी ने देवर को सब बताया तो वो बहुत बेशर्मी से बोला, अम्मा तेरी छोटी बहू ठीक कह रही है, बड़ी को बच्चों का इतना शौक है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं न। और फिर बाबा भी तो अच्छे भले हैं, किसी के साथ सो भी जाएगी तो क्या हुआ, बच्चे में खून तो हमारा ही होगा। तुम कहो तो आज छोटे को 2-4 दिन के लिए मायके छोड़ आता हूँ, फिर भाभी को भी खुश कर देता हूँ। आंटी जी, मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी और मेरे ससुर तो बाबा है मेरे लिए। पता नहीं मैं कहाँ गंदे लोगों में फंस गई हूँ। मेरी सास और पति ने इतने गंदे काम के लिए हाँ कह दिया। मैंने मना किया तो कल पूरा दिन कुछ खाने को नहीं दिया, खूब मारा पीटा। वो तो शाम को ससुर जी ने काम से आकर उन्हें रोका तब रुके। आज सुबह जैसे तैसे अपने पति को धकेल कर निकल आई हूँ। अब मैं उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लो आप लोग। उसकी बातें सुनकर तो हम माँ बेटी के होश ही उड़ गए। कितना सहती है औरतें, ना जाने कितनी औरतों के साथ ये सब होता रहता होगा, और सिवाय सहने के शायद उनके पास विकल्प भी नहीं होते होंगे। एक औरत में कमी सबको दिखाई देती है। हमारा सभ्य समाज औरतों को बांझ कहने से पहले एक सेकंड नहीं सोचता, पर पुरुष ननपुंसक है तो उसकी कमी को कई तरीके से बताते हैं, जिससे वो आदमी सीधा नामर्द या ननपुंसक सुनकर दुखी न हो। तो क्या औरत को सीधा बांझ कहना ठीक है? पढ़े लिखे लोग इसको किसी और तरीके से कहने लगे हैं, पर आज भी बच्चा पैदा न हो पाने का कारण पहले औरत को ही बताया जाता है। इसीलिए तो पहले औरतों को अपने सब टेस्ट करवा कर सबूत देना पड़ता है कि वो बांझ नहीं। फिर भी अगर औरत बच्चा पैदा नहीं कर पाती किसी कमी के चलते, तो हमारे सभ्य समाज की हर वर्ग की औरत जिनके घर की वो बहू होती है, सबके सामने उसकी कमी बताती है। इसके उलट जब घर का पुरुष नामर्द है तो बाहर किसी को भी भनक नहीं होने देना चाहते। हमारे समाज का दोहरा चरित्र है और औरत और आदमी के मापदंड अलग अलग लेकर चलता है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के लिए क्या राय है? क्या मंजू को अपने परिवार वालों को सबक सिखाना चाहिए? आगे की कहानी जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।